Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 3. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you the course CSE 103 Programming Fundamentals. Okay, let's start with today's lecture. In our today's lecture, we will discuss about the algorithms and flowcharts. Dear students, when we talked about programming, a typical programming task can be divided into two phases, and these phases are problem solving phase and implementation phase. In problem solving phase, we produce an order sequence of steps that describe solution of the problem, and this sequence of steps is called an algorithm. प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जब हमें दिया जाता है तो उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट हम लोग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिख लेते हैं। ठीक है, उन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखने का फ़ायदा क्या होता है कि हमें जो डिज़ायर्ड सॉल्यूशन या जो डिज़ायर्ड आउटपुट मिलती है वो एक्यूरेट एंड करेक्ट होती है। और हम लोग ये जो स्टेप्स सीक्वेंस में लिखते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं, इसको कहा जाता है एल्गोरिथम। अब हमारा जो सेकंड फेज है वो है इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर क्या होता है कि जितने भी हमने स्टेप्स लिखे हैं सीक्वेंस के अंदर, अब हम लोग इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो जैसा कि हमारा कोर्स है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, तो इसमें जो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर हम लोग वी इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दैट इज C++। Dear students, when we talked about problem solving phase, there are some steps in problem solving phase. First, produce a general algorithm. One can use pseudocode. ठीक है, इसमें क्या है, पहले स्टेप में ये बताया जा रहा है कि हम एक जनरल एल्गोरिथम प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम लोग सूडो कोड भी बोल रहे हैं। ठीक है, अभी ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि सूडो कोड क्या होता है, फिर उसकी डिटेल हम करेंगे, सूडो कोड लिख के हम देखेंगे विद एग्जांपल, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज refine the algorithm successively to get step by step detailed algorithm that is very close to a computer language. अब सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम लोग सूडो कोड लिखने के बाद उस सूडो कोड को रिफाइन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम एक डिटेल्ड एल्गोरिथम लिख लेंगे। ठीक है, और ये जो डिटेल्ड एल्गोरिथम है इट इज़ वेरी क्लोज टू अ कंप्यूटर लैंग्वेज। अब हम जब सूडो कोड की बात करते हैं तो सूडो कोड इज एन आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर्स टू डेवलप एल्गोरिथम्स। ठीक है, सूडो कोड जो है वो आपके एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है। इनफॉर्मल लैंग्वेज का क्या मतलब है कि आप स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे। इनफॉर्मल लैंग्वेज में आपकी एवरीडे इंग्लिश आ जाती है, यानी हम जो रोज़मर्रा इंग्लिश बोल रहे होते हैं हम उसके अंदर सूडो कोड ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, तो सूडो कोड की हेल्प से प्रोग्रामर्स जो हैं वो एल्गोरिथम्स को डेवलप कर रहे होते हैं। अब अगर आप लोग देखें तो इस स्लाइड के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज के अंदर आपको दो चीज़ें बड़ी प्रिटी क्लियर हैं। वो ये है कि सबसे पहले जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज की बात करेंगे तो उसमें पहला जो आपका स्टेप है वो है सूडो कोड। ठीक है, कि यानी कोई भी जब आपको प्रॉब्लम दी जाती है तो उसके अगेंस्ट आप सूडो कोड लिखेंगे और सूडो कोड आप एवरीडे इंग्लिश यानी आपकी जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है उसके अंदर लिख सकते हैं। सेकंड हमने देखा कि सेकंड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सूडो कोड हमने लिखा है अब हम उसको रिफाइन कर रहे हैं। रिफाइन करने का मतलब ये है कि अब सूडो कोड को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या है, आपका एल्गोरिथम डेवलप हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप लोग देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज के अंदर आपके ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला आपका सूडो कोड का स्टेप है और दूसरा आपका डिटेल्ड एल्गोरिथम की बात की जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस स्लाइड के अंदर हम लोग प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हम प्रोग्राम प्लानिंग की बात करें इसका पर्पस क्या है। तो अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये बताया जा रहा है टू राइट अ करेक्ट प्रोग्राम अ प्रोग्रामर मस्ट राइट ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन इन द करेक्ट सीक्वेंस।
ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि करेक्ट प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामर को चाहिए कि वो हर एक इंस्ट्रक्शन को, हर एक स्टेप को करेक्ट सीक्वेंस के अंदर लिखे। ठीक है। अगर आप लोग हर इंस्ट्रक्शन को करंट सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे तो जो आपकी आउटपुट आएगी वो एक्यूरेट आएगी। ठीक है। आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस की एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज मैं एक प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ जिसमें मैं 2 नंबर्स को ऐड करने जा रहा हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इनपुट फर्स्ट नंबर करूँगा, उसके बाद मैं इनपुट सेकंड नंबर करूँगा और थर्ड पे मैं क्या करूँगा, मैं इन 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है। तो अब आप देखें आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो करेक्ट सीक्वेंस के अंदर हैं। तो अब आपका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा सम का, वो आपका एक्यूरेट रिजल्ट शो करवा रहा होगा। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। उसमें यह बताया जा रहा है लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी वेरी कम्प्लेक्स। ठीक है। इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है तो अगर आप उसकी लॉजिक देखें तो आपको वो बड़ा कम्प्लेक्स लग रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ और उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट उसका कोड शो करवाता हूँ तो हो सकता है उसका कोड जो है 100 लाइंस ऑफ कोड हो। ठीक है। तो जब आप 100 लाइंस ऑफ कोड देखेंगे ना तो उसकी लॉजिक आपको काफ़ी कम्प्लेक्स, डिफिकल्ट लग रही होगी। लेकिन अगर आप उस कोड की लॉजिक या उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो स्टेप बाय स्टेप मेंटेन होंगी तो आप इजीली उस कोड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब आप उस कोड को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो अब वो प्रोग्राम आपके लिए कम्प्लेक्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी वही बात की जा रही है कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम देंगे वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, करेक्ट सीक्वेंस के अंदर हो। थर्ड पॉइंट क्या है, Hence, programs must be planned before they are written to ensure program instructions are. थर्ड पॉइंट के अंदर ये बताया जा रहा है कि जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, तो लिखने से पहले आप प्रोग्राम की प्लानिंग कर लें। प्लानिंग का क्या मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम आपको दी जाती है तो उस प्रॉब्लम को सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें, उसके बाद एनालाइज करें कि इस प्रॉब्लम के अंदर फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या इंस्ट्रक्शन लिखनी है, सेकंड में क्या लिखनी है, थर्ड में क्या लिखनी है, अप टू एन स्टेप्स। ठीक है। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम, आपके कोड के अंदर एरर्स और बग्स ज़्यादा आ सकते हैं जब आपकी इंस्ट्रक्शन करेक्ट नहीं होंगी। ठीक है। तो इस पॉइंट में यही है कि प्रोग्राम लिखने से पहले आप प्रोग्राम को प्रॉपरली प्लान कर लें कि प्रोग्राम जो आप लिखने जा रहे हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस किस स्टेप में कौन सी इंस्ट्रक्शन देनी है, किस जगह आपने कौन सी कंडीशन लगानी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी प्रोग्राम प्लानिंग का पार्ट है। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट फॉर द प्रॉब्लम इन द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है। इसमें भी देखें वही चीज़ दोबारा डिस्कस की गई है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको दे दी जाती है तो आपने उसका अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए आपको करंट सीक्वेंस के अंदर इंस्ट्रक्शन देनी होंगी। ठीक है। तो जब आप करेक्ट सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपका जो प्रोग्राम है इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है आपको जो आउटपुट जनरेट करके देगा वो आपके अकॉर्डिंगली होगी जो आप चाह रहे हैं। जी डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज के अंदर 2 चीज़ें डिस्कस की थी, सूडो कोड और एल्गोरिथम। अब हम लोग इन दोनों चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो आज की जो हमारी पहली एग्जांपल है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमिन अ स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड एंड इंडिकेट whether it is passing or failing. The final grade is calculated as the average of 4 marks. डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ। सबसे पहले जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। ठीक है। जब तक आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप उसका सलूशन नहीं निकाल सकते। तो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है कि आप उस प्रॉब्लम को देखें, उसमें देखें कि फर्स्ट क्या चीज़ रिक्वायर्ड है।
तो इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पहली लाइन के अंदर ये बताया जा रहा है कि हमने स्टूडेंट्स के फाइनल जो ग्रेड है वो कैलकुलेट करना है और उसकी बेसिस पे हमने ये बताना है कि वो स्टूडेंट पास है या फेल है। अब देखें, फाइनल ग्रेड को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी आप सब्जेक्ट्स दे रहे हैं उन सब्जेक्ट्स की एवरेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, हम उन 4 सब्जेक्ट्स की एवरेज कैलकुलेट करेंगे और उस पर कोई कंडीशन लगा देंगे, उसकी बेस पे हम बताएंगे कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है। तो चलें अब हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडो कोड एंड एल्गोरिथम। जी, तो सबसे पहले हम लोग सूडो कोड की बात करते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सूडो कोड जो है वो है हमारा इनफॉर्मल और आर्टिफिशियल लैंग्वेज, और जब हम इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो हमारी एवरीडे इंग्लिश है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, इनपुट अ सेट ऑफ 4 मार्क्स। हमने 4 सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं उनके मार्क्स एंटर किए हैं। इनपुट का मतलब है कि आपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर किए हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट देयर एवरेज बाय समिंग एंड डिवाइडिंग बाय 4। एवरेज ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना कि सम ऑफ सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे 4 है, तो हम उन 4 सब्जेक्ट्स का सम कैलकुलेट करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट्स हमारे कितने हैं, 4। ठीक है, अब जब हम ये चीज कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज आ जाएगी। अब एवरेज की बेसिस पे हमने बताना है कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है, तो इसके ऊपर हमें एक कंडीशन लगानी होगी। अब ये देखें, हम लोग जो कंडीशन लगा रहे हैं वो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इफ एवरेज इज बिलो 50, हमने कंडीशन लगा दी है कि अगर एवरेज 50 से बिलो है, 50 से कम है, तो क्या हो, प्रिंट फेल। वो आउटपुट में आपको क्या शो करवाएगा, फेल। एल्स का क्या मतलब है कि अगर आपकी एवरेज 50 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 50 है, तो तब वो आपको आउटपुट में क्या शो करवाए, प्रिंट पास। ठीक है, तो अब आपको ये एक चीज क्लियर होगी कि कोई भी कंडीशन आपने की जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो उसके अगेंस्ट आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई आउटपुट शो होगी, या तो वो पास शो करवा रहा होगा आपको या तो फेल शो करवा रहा होगा। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि सूडो कोड के बाद हमारी दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज डिटेल्ड एल्गोरिथम। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, देखें आपने जो सूडो कोड लिखा है उसके लिए आपने 3 इंस्ट्रक्शन दी हैं, यानी 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। ठीक है, 1 2 3। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसी सूडो कोड को रिफाइन करना है। रिफाइन का क्या मतलब है कि अब हम इस सूडो कोड को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखें तो सूडो कोड के अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स आ रहे हैं, तो इन्हीं स्टेप्स को अब हम लोग डिटेल्ड एल्गोरिथम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब आपने ये जरा समझना है कि सूडो कोड के अंदर जो मैंने स्टेप लिखे हैं वही अब एल्गोरिथम के अंदर कन्वर्ट होना जा रहे हैं। तो अब हम लोग एल्गोरिथम को देखते हैं। जी, अब हम एल्गोरिथम को देखें तो सूडो कोड में आपने जो पहली इंस्ट्रक्शन दी थी दैट वाज इनपुट अ सेट ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है, जब भी हम लोग एल्गोरिथम की बात करेंगे तो पहली चीज आप नोट डाउन कर लें, मेक श्योर कर लें कि एल्गोरिथम के अंदर हमारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने सूडो कोड में कुछ भी मेंशन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे देखें मैंने स्टेप 1 मेंशन कर दिया है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट मैंने 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें मैं वर्ड इनपुट ही यूज कर रहा हूं, M1 M2 M3 M4। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को। और जब आप एक से ज्यादा चीज के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पे M1 M2 M3 M4 लिख देंगे और कॉमा नहीं डालेंगे तो इसका मतलब है ये एक ही सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का नेम है। हम 4 सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसको आप कॉमा से सेपरेट करेंगे, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे स्लाइड में शो हो रहा है। सेकंड स्टेप, अब हमने
सूडो कोड के अंदर सेकंड स्टेप जो था वो क्या लिखा था, कैलकुलेट देयर एवरेज बाय समिंग एंड डिवाइडिंग बाय 4। अब उसको हम रिफाइन कर रहे हैं एल्गोरिथम के अंदर। तो स्टेप 2 में मैंने क्या लिख दिया है, ये देखें 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मैंने सम किया एंड डिवाइडिंग बाय 4, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक वेरिएबल नेम यूज कर लिया है और उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रेड। अब आपको यहाँ पे एरो की नजर आ रहा होगा, एरो की डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एवरेज जो कैलकुलेट होगी उसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाए, ग्रेड के अंदर, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आपने हमेशा देखा होगा जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, क्लियर। तो यहाँ पे इसीलिए एरो की डायरेक्शन आपकी राइट टू लेफ्ट है। सूडो कोड के अंदर जो हमने थर्ड इंस्ट्रक्शन दी थी वो ये थी कि इफ एवरेज इज बिलो 50 प्रिंट फेल एल्स प्रिंट पास। तो अब हम उसी इंस्ट्रक्शन को स्टेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो आपका स्टेप नंबर 3 हो गया है। इफ एवरेज की जगह जो हमने यहाँ पे नेम यूज किया है वो है ग्रेड, ग्रेड इज लेस देन 50 देन प्रिंट फेल एल्स प्रिंट पास। और यहाँ पे हमने एंड इफ कर दिया कि आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे टर्मिनेट होगी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रेड कैलकुलेट होने के बाद आपको जब एवरेज शो हो रही है, सपोज लेस देन 50 है, तो स्टूडेंट के अगेंस्ट आपको जो आउटपुट शो होगी वो फेल की होगी। अगर उसका ग्रेड ग्रेटर देन 50 है तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको पास शो होगा। तो होप सो अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सूडो कोड हम किस तरह राइट करेंगे और सूडो कोड को रिफाइन जब करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, डिटेल्ड एल्गोरिथम। जी तो स्टूडेंट्स, डिटेल्ड एल्गोरिथम के बाद जो हमारी थर्ड थिंग इज फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्लो चार्ट क्या है कि अब जो आपने एल्गोरिथम बनाया है आप उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, पिक्चर्स, सिंबल्स की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जस्ट लाइक प्रोटोटाइप, जस्ट लाइक मॉडल, ओके। Flow chart is a pictorial representation of an algorithm. As I already told you that flow chart आपको क्या बता रहा है, एल्गोरिथम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी सिंबल्स की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, ठीक है, शेप्स की फॉर्म में। फ्लो चार्ट के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट शेप्स, ठीक है, दैट हैव स्टैंडर्डाइज मीनिंग्स टू डिनोट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे जो हम डिफरेंट शेप्स यूज करेंगे, हर शेप के अगेंस्ट उसका डिफरेंट मीनिंग है। कहीं हम रेक्टेंगल यूज कर रहे हैं, कहीं हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे, कहीं हम ओवल शेप यूज करेंगे, कहीं हम डायमंड शेप यूज करेंगे। तो हर एक शेप के अगेंस्ट उसका फंक्शन डिफरेंट है। एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस आर रिटन विद इन द बॉक्सेस। ये चीज़ आप मेक श्योर कर लें कि जब भी आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो इंस्ट्रक्शन जो है आप बॉक्सेस के अंदर राइट करेंगे, बॉक्सेस के बाहर आपने कोई चीज़ मेंशन नहीं करनी। Boxes are connected by solid lines having arrow marks to indicate the exact sequence in which the instructions are to be executed. अब जब हम different shapes use करेंगे तो उन different boxes को हम लोग join करवाएंगे via solid lines, ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारी instructions हैं वो किस sequence में execute हो रही हैं। Process of drawing a flow chart for an algorithm is called flow charting. आई थिंक आप लोगों ने ये फ्लो चार्टिंग वाली टर्म फर्स्ट टाइम सुनी होगी। फ्लो चार्ट का वर्ड तो आपने ऑलरेडी सुना हुआ होगा। तो फ्लो चार्टिंग हम किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम, ठीक है। जो आप फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं किसी एल्गोरिथम के अगेंस्ट, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो चार्टिंग। जी तो अभी तक हमने फ्लो चार्ट के बारे में जितनी डिटेल देखी, अब उसको हम लोग समराइज करते हैं। शोज लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिथम। तो फ्लो चार्ट आपको क्या बता रहा है, एल्गोरिथम की लॉजिक आपको बता रहा है। फ्लो चार्ट के थ्रू आपको एल्गोरिथम की लॉजिक पता चल जाएगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। सेकेंड इज emphasizes individual steps and their interconnections. फ्लो चार्ट के थ्रू आपको हर एक स्टेप क्लियर हो जाएगा
और उसका कनेक्शन क्या है किसी दूसरे स्टेप के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल फ्लो फ्रॉम वन एक्शन टू द नेक्स्ट, ठीक है। हमने बॉक्सेस की बात की थी, शेप्स की बात की थी। जब शेप्स को हम लोग इंटरकनेक्ट करेंगे वाया सॉलिड लाइंस तो हमें फ्लो चार्ट के थ्रू पता चल जाएगा कि इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हो रहा है, इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हो रहा है और उन स्टेप्स का आपस में क्या लिंक है। जी, दीज आर बेसिक फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट सिंबल्स का आपको पता होगा तो आप इजीली फ्लो चार्ट को डिजाइन कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे आपकी ओवल शेप है और यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनल। ओवल शेप हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हम फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे या फ्लो चार्ट को क्लोज करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या शेप यूज करेंगे, ओवल शेप। सेकंड इज पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम हम लोग इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं, ठीक। थर्ड इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोसेसिंग को। नेक्स्ट इज डायमंड शेप। डायमंड शेप हम लोग कहां पे लेंगे, जहां पे हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने पिछली एग्जांपल में देखा कि हमने ग्रेड वाली कंडीशन लगाई लेस देन 50, तो इसमें क्या यूज होगा, डायमंड शेप। इसमें यस और नो वाली कंडीशन आ जाएगी। ये आपकी फ्लो लाइंस हैं, डायरेक्शंस बता रही हैं कि जो आपका डेटा फ्लो कर रहा है, अपवर्ड कर रहा है, डाउनवर्ड कर रहा है, राइट कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है, ठीक है। और ये आपके कनेक्टर्स हैं, ये कनेक्टर्स की शेप है। जी, तो इस स्लाइड में देखें मैंने आपको ये तमाम चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन कर दी हैं। ओवल, उसका सिंबल, और ये मैंने बता दिया है कि ये किस लिए यूज़ होता है, बिगनिंग और एंड ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट्स एन इनपुट ऑपरेशन, ठीक है। इनपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। It denotes a process to be carried out, for example, addition, subtraction, division, etc. यानी प्रोसेसिंग की बात कर रही है, आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करेंगे तो वहां पे आपकी जो शेप आएगी वो कौन सी होगी, रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज डायमंड। डायमंड के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, हम कोई कंडीशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देखें डिनोट्स अ डिसीजन टू बी मेड, द प्रोग्राम शुड कंटिन्यू अलोंग वन ऑफ द टू रूट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ देन एल्स, ठीक है। ये आपकी इफ देन एल्स की कंडीशन है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड। हाइब्रिड के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे और इट रिप्रेजेंट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। आउटपुट ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पैरेललोग्राम भी यूज कर सकते हैं और हम ये वाला सिंबल भी, हाइब्रिड वाला भी यूज करते हैं। और लास्ट में आपकी क्या आ रही है, फ्लो लाइन। और फ्लो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, it represent the direction of logic flow in the program। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपनी लास्ट एग्जांपल को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट एग्जांपल के अंदर हमने सूडो कोड भी राइट कर लिया, हमने डिटेल एल्गोरिथम भी राइट कर लिया। अब हम डिटेल्ड एल्गोरिथम की हेल्प से क्या बनाने जा रहे हैं, फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ये देखें, ये आपका डिटेल्ड एल्गोरिथम है। अब इसकी मदद से हम लोग ये फ्लो चार्ट यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो स्टेप 1 के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए हम हमेशा ओवल शेप यूज करेंगे, ओवल सिंबल, ये आपका स्टार्ट है। उसके बाद देखें ये हम लोग इनपुट कर रहे हैं 4 सब्जेक्ट के मार्क्स, और इनपुट के लिए हमने देखा था कि हमने पैरेललोग्राम शेप यूज करनी है, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर हम लोग ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सम और डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं, एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग। तो उसके लिए हमने कौन सा सिंबल यूज करना है, रेक्टेंगल। तो देखें हमने यहाँ पे रेक्टेंगल यूज किया है और स्टेप 2 की जो इंस्ट्रक्शन है हमने बॉक्स के अंदर लिख लिया। अब आपको एक चीज मेक श्योर हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी ये बात की थी कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आप देंगे तो वो बॉक्सेस शेप्स के अंदर होंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शन शेप के बाहर नहीं लिखी गई। स्टेप 3 के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। तो डिसीजन के लिए हम लोग डायमंड शेप लेते हैं और उसमें हमने कंडीशन लगा दिया कि ग्रेड इज लेस देन 50। तो यहाँ पे आप कंडीशन के अंदर आपकी 2 चीजें आ रही हैं, ठीक है, नो और यस। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो स्टूडेंट फेल है, अगर तो कंडीशन फॉल्स है
तो वो स्टूडेंट पास है। और यहाँ पे हमने हाइब्रिड सिंबल यूज़ कर लिया आउटपुट के लिए, और यहाँ पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने के बाद आपको कोई ना कोई आउटपुट शो हो जाएगी इन दोनों पे। उसके बाद आपके क्या है, प्रोग्राम की स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आप लास्ट में क्या दे रहे हैं, ओवल शेप, और यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है आपका प्रोग्राम। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया है, स्टॉप। तो आई होप सो अब आपको ये तीनों चीज़ें प्रीटी क्लियर हो चुकी होंगी, सूडो कोड भी, डिटेल्ड एल्गोरिथम भी, और थर्ड जो अभी हमने डिस्कस किया है, फ्लो चार्ट। अब फर्दर हम इनको मज़ीद एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, तो आपको और बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि सूडो कोड हमने कैसे लिखना है, एल्गोरिथम कैसे लिखना है, और फिर फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 2, and the statement is write an algorithm and draw a flow chart to convert the length in feet to centimeter। तो सबसे पहली बात, जब भी आपको कोई स्टेटमेंट दी जाए, कोई प्रॉब्लम दी जाए, तो उसको आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है, जो आप लेंथ लेंगे वो किस में है, फीट के अंदर है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो आपकी लेंथ फीट के अंदर है आपने उसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सूडो कोड राइट करते हैं जी। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट द लेंथ इन फीट, कि हम जो लेंथ ले रहे हैं वो किसके अंदर ले रहे हैं, फीट के अंदर ले रहे हैं। सेकंड हम क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द लेंथ इन सेंटीमीटर बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ इन फीट विद 30, कि जो हमने लेंथ फीट के अंदर लिया हम सिंपली क्या करेंगे, उससे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हमारी लेंथ सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा टास्क जो है वो यहाँ पे अचीव हो रहा है, ठीक है। लास्ट में हम क्या कह रहे हैं, प्रिंट लेंथ इन सेंटीमीटर, कि अब हमें आउटपुट में क्या चीज़ शो, वो वाली लेंथ जो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसी सूडो कोड को रिफाइन करके हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, डिटेल्ड एल्गोरिथम के अंदर जी। तो सूडो कोड के फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा था कि इनपुट हम लेंगे लेंथ इन फीट, तो हमने उसके अगेंस्ट क्या कर दिया, स्टेप 1 मेंशन कर दिया। स्टेप 1 का मतलब है कि ये एल्गोरिथम है, इनपुट लेंथ इन फीट कर दिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या कहा था कि जो हम इनपुट लेंथ इन फीट ले रहे हैं उसको सिंपल 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ इन सेंटीमीटर। तो आप देखें यहाँ पे हमने लेंथ इन फीट को 30 से मल्टीप्लाई किया और हमें क्या मिल चुका है, यहाँ पे लेंथ इन सेंटीमीटर। अगेन आप देख रहे होंगे यहाँ पे एरो की डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट, यानी हमेशा आपका जो डेटा है वो राइट टू लेफ्ट जाके स्टोर होता है। और थर्ड स्टेप में आप लोग क्या कर रहे हैं, जो हमें लेंथ इन सेंटीमीटर आई है उसको हम लोग प्रिंट करवाने जा रहे हैं आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। अब इसी एल्गोरिथम को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट को, उसके लिए ओवल सिंबल हमने यूज़ किया है, शेप यूज़ किया है। अब फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इनपुट करना है। तो इनपुट के लिए हमेशा हम लोग कौन सा शेप यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर हमने क्या राइट कर दिया, इनपुट लेंथ इन फीट। सेकंड स्टेप में देखें, हमने लेंथ इन फीट को 30 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें लेंथ इन सेंटीमीटर मिला है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के लिए जो हम लोग शेप यूज करते हैं दैट इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल यूज किया और आपने स्टेप 2 वाली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख दी है। थर्ड स्टेप के अंदर आपको आउटपुट मिल रही है और आउटपुट के लिए हमने देखा था कि हम हाइब्रिड सिंबल यूज कर रहे हैं, तो हाइब्रिड सिंबल आपका ये है। और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, लेंथ इन सेंटीमीटर। तो आपके स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। फ्लो चार्ट के अंदर जब आपके स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं तो हम लोग प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, टर्मिनेट। तो टर्मिनेट के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं दैट इज़ ओवल शेप। तो यहाँ पे देखें ओवल शेप यूज़ किया और स्टॉप कर दिया। तो आई होप सो अब आपको एग्जाम्पल 2 से भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जी। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि हमने रेक्टेंगल की 2 साइड्स को रीड करना है और फिर उसके बाद उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखें, हम लोग सूडो कोड लिखेंगे। सूडो कोड में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, विड्थ और लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इनपुट करेंगे, ठीक है। सेकंड इंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, हम सिंपली क्या करेंगे, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करवा देंगे। और थर्ड स्टेप के अंदर आपका एरिया कैलकुलेट हो गया। अब हम उस एरिया को
प्रिंट करवाने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी सूडो कोड को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, डिटेल्ड एल्गोरिथम के अंदर। जी, तो आप लोग देखें, स्टेप 1 हमने लिख दिया। स्टेप 1 में हमने इनपुट किया है लेंथ और विड्थ को। स्टेप 2 के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, लेंथ और विड्थ को सिंपल मल्टीप्लाई किया है, तो हमें क्या मिल चुका है, एरिया। ठीक है, और स्टेप 3 के अंदर हम लोग क्या करवा रहे हैं, उस एरिया को प्रिंट करवा रहे हैं। अब इसी एल्गोरिथम को हम लोग फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग इनपुट करेंगे। उसके लिए हमने पैरेललोग्राम सिंबल ले लिया है और यहाँ पे हम लोग इनपुट कर रहे हैं रेक्टेंगल की विड्थ और लेंथ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एरिया। इस स्टेप के अंदर हाइब्रिड सिंबल के अंदर हम एरिया को प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं और यहाँ पे लास्ट में आपका प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो चुका है, फ्लो चार्ट टर्मिनेट हो गया। तो उसके लिए हमने कौन सा सिंबल यूज किया है, ओवल शेप। जी, तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट है, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट दैट विल कैलकुलेट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी मैथ के अंदर एफएससी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो क्या है, ax² + bx + c = 0। अब हिंट में देखें, मैंने आपको एक चीज बता दी है कि d = b² - 4ac। ठीक है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और इसके रूट्स क्या है, x1 को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -b + d / 2a। एंड सेकंड जो आपका रूट है वो है x2, उसमें हम लोग क्या करेंगे, -b - d / 2a। जी, तो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट सबसे पहले हम लोग सूडो कोड राइट करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स इनपुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आपने देखा था हमारे कोफिशिएंट क्या थे, a, b एंड c। उसके बाद हिंट में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, d और उसके बाद उसके रूट्स। तो x1 रूट है, x2 रूट है। और हमारी स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या मेंशन था कि हमने उसके रूट्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो आउटपुट में हमें जस्ट क्या शो होने चाहिए, रूट्स। और वो कौन कौन से, x1 एंड x2। तो हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, सिंपल x1 एंड x2। जी, तो अब हम लोग एल्गोरिथम को देख लेते हैं। हम लोगों ने सिंपल क्या किया है, सिंपल हमने इनपुट किए हैं कोफिशिएंट्स a, b एंड c। स्टेप 2 में हमने d को कैलकुलेट किया, उसके अगेंस्ट ये फार्मूला है। स्टेप 3 के अंदर हमने फर्स्ट रूट x1 को कैलकुलेट किया है। स्टेप 4 के अंदर हमने x2 को कैलकुलेट किया जो हमारा सेकंड रूट था। और स्टेप 5 में हमने इन दोनों रूट्स को प्रिंट करवा दिया। इसी तरह फ्लो चार्ट को आप देखें, हमने ये 3 कोफिशिएंट्स इनपुट किए हैं। उसके बाद हमने d कैलकुलेट किया, x1 कैलकुलेट किया, x2 कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में हमेशा प्रोसेसिंग होती है। तो आप इन तीनों के अगेंस्ट देखें, हमने रेक्टेंगल शेप यूज की है। उसके बाद हमारे जो रूट्स हैं वो कैलकुलेट हो चुके हैं। हमने सिर्फ रूट्स को प्रिंट करवाना है, इसलिए हाइब्रिड सिंबल के अंदर हमने x1 और x2 लिया है। और लास्ट में हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया है, ओवल शेप में हमने स्टॉप लिख दिया। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डिसीजन स्ट्रक्चर्स की बात की जा रही है। तो सबसे पहले जो हमने एक्सप्रेशन लिया है दैट इज a > b, ये हमारी एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है और उस कंडीशन को हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं। पहली कंडीशन हमने लगाई है कि इफ a इज > b इज ट्रू। ठीक है, तो हमारा जो एक्शन परफॉर्म हो वो किस साइड पे हो, लेफ्ट साइड पे। तो वो क्या कर दे, वैल्यू ऑफ a को प्रिंट कर दे। सेकंड कंडीशन हमने ये लगाई है कि इफ a इज > b इज फॉल्स। ठीक है, तो जो आपका एक्शन हो वो राइट साइड पे परफॉर्म हो, यानी आपको b की वैल्यू प्रिंट हो जाए। अभी जो हमने देखा है, अगर हम लोग उसको डायग्राम की हेल्प से देखें तो देखें ये हमारी कंडीशन है, a इज > b। अगर तो ये ट्रू है तो प्रिंट a हो जाएगा, हमने देखा था वो हमारे लेफ्ट साइड पे आ रहा था। और अगर ये फॉल्स है तो प्रिंट b हमारा आ जाएगा और वो हमारे राइट साइड पे आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पे एक चीज बताता जाऊं कि ये कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है, आप राइट एंड लेफ्ट पोजीशन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा इफ देन एल्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपने इफ कंडीशन लगाई,
अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर तो कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम किस पे चले जाएंगे, एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। तो एल्स स्टेटमेंट में ये जो आपका फॉल्स अल्टरनेटिव है ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेम लाइक जिस तरह अभी हमने पीछे लॉजिकल एक्सप्रेशन को देखा था। ये देखें, अब इसमें वही कंडीशन आ गई है, ए इज ग्रेटर देन बी, देन प्रिंट ए, एल्स प्रिंट बी। अब इसी को आप लोग देखें, हमने डायग्राम की हेल्प से, फ्लो चार्ट की हेल्प से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है जी। तो ये हमारे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कंडीशंस जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो उनके अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले देखें, ये हमारा ग्रेटर देन का सिंबल है, ये हमारा लेस देन का सिंबल है। ठीक है, ये हमारे तमाम ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद ये इक्वल टू ऑपरेटर है। यहाँ पे देखें ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या तो ग्रेटर देन वाली हो जाए या इक्वल टू वाली हो जाए। सेम यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, तो इस केस में भी क्या है कि लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या जब भी और आ जाएगा इसका मतलब है दोनों में से कोई एक, या इक्वल टू वाली। ठीक है, जब एंड आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तो तब आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और लास्ट में आपकी क्या है, नॉट इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू के लिए हम लोग ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग एक न्यू एग्जांपल देखते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 5 and statement is write an algorithm that reads two values, determines the largest value and prints the largest value with an identifying message। तो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या बताया जा रहा है कि हम दो वैल्यूज को रीड करेंगे और उनमें से बताएंगे कि कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू है, और आपको आउटपुट में क्या शो होना चाहिए, प्रिंट द लार्जेस्ट वैल्यू विद आइडेंटिफाइंग मैसेज। तो सबसे पहले हम लोग इसके एल्गोरिथम को देख लेते हैं। तो स्टेप 1 के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं टू वैल्यूज, वैल्यू 1 वैल्यू 2। ठीक है, स्टेप 2 के अंदर हम लोग क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे डिसीजन लगा रहे हैं, इफ देन एल्स स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। ठीक है, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। तो इसमें देखें हमने इफ लगाया, उसके अंदर हमने कंडीशन लगाई है कि इफ वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 2 देन वैल्यू 1 जो है आपकी प्रिंट हो जाए, और ये मैक्स क्या आपका वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 1, ये देखें आपका एरो साइन आ गया, और यहाँ पे वो क्या बता रहा है, मैक्स। एल्स वैल्यू 2। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर वो क्या प्रिंट करेगा कि आपकी वैल्यू 2 जो है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट इफ देन एल्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, एंड इफ लिख दिया हमने, और स्टेप 3 में हमने मैसेज क्या प्रिंट करवा दिया, द लार्जेस्ट वैल्यू इज मैक्स। तो मैक्स के अंदर या तो वैल्यू 1 आएगी या मैक्स के अंदर वैल्यू 2 आएगी। जहां कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो वाली वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इसी एग्जाम्पल को, इसी एल्गोरिथम को हम लोग फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने दो वैल्यूज इनपुट की हैं, यहाँ पे हमने डायमंड शेप ले लिया, क्योंकि हम डिसीजन कर रहे हैं कि वैल्यू 1 ग्रेटर देन वैल्यू 2 है। अगर तो है यस तो वैल्यू 1 प्रिंट हो जाए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब वैल्यू 2 जो है वो वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो फिर क्या हो जाए, ये प्रिंट हो जाए। तो वो फॉल्स अल्टरनेटिव पे आ गया, और यहाँ पे आपने हाइब्रिड सिंबल यूज किया है आउटपुट के लिए, और यहाँ पे लास्ट में आप क्या यूज करेंगे, ओवल शेप फॉर टर्मिनेशन। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो है वो है नेस्टेड इफ्स। इसका क्या मतलब है, देखें लास्ट एग्जांपल में जस्ट हम लोग 2 वैल्यूज को रीड कर रहे थे। अगर हम 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को रीड करना चाहें तो फिर उसके लिए हम इफ देन एल्स स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते। जब हम लोग 2 से ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर करवाएंगे तो उसके लिए हमें नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स विद इन एन इफ देन एल्स स्टेटमेंट में इन्वॉल्व फर्दर इफ देन एल्स स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम 3 या 4 नंबर्स को कंपेयर करेंगे या इनसे ज्यादा, तो तब हम लोग क्या यूज करेंगे, नेस्टेड इफ। इसका मतलब ये है कि इफ देन एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम फर्दर इफ देन एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। जी, तो अब हम लोग एग्जाम्पल 6 को देखते हैं। एग्जाम्पल 6 के अंदर ये कहा जा रहा है कि हम 3 नंबर्स को रीड करेंगे और उसमें से बताएंगे कि हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है।
जी, तो सबसे पहले एल्गोरिथम को देखें। स्टेप 1 के अंदर हमने 3 नंबर्स इनपुट किए। स्टेप 2 के अंदर हम लोग इफ देन एल्स स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि n1 इज ग्रेटर देन n2 देन। अब देखें यहाँ पे मैंने नेस्टेड इफ यूज कर लिया है, दोबारा इफ स्टेटमेंट ले लिया है और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ n1 इज ग्रेटर देन n3 देन। अब यहाँ पे देखें दो चीजें हम लोग कंपेयर करवा रहे हैं कि n1 n2 से भी ग्रेटर हो और n1 n3 से भी ग्रेटर हो, तो क्या प्रिंट कर दे n1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो क्या प्रिंट कर दे एल्स में n3। ठीक है, यहाँ पे एंड इफ हो गया। ये अब जो एल्स है ये इस इफ का पार्ट है। ठीक है, अब दोबारा हम नेस्टेड इफ यूज कर रहे हैं। उसके अंदर हमने क्या कहा, n2 इज ग्रेटर देन n3 देन हम कह रहे हैं कि n2 जो है वो मैक्सिमम है, तो n2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे हम देखें जो कंपेयर करवा रहे हैं n2 इज ग्रेटर देन n1 एंड n2 इज ग्रेटर देन n3, और यहाँ पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम एल्स पे जाएंगे, फॉल्स अल्टरनेटिव पे, और यहाँ पे वो क्या प्रिंट कर देगा, n3 मैक्सिमम है। ये एंड इफ इस स्टेटमेंट का है और ये एंड इफ जो है जो आपका आउटर इफ था ये उसका एंड इफ है। और स्टेप 3 में आप लोग क्या प्रिंट करवा रहे हैं, द लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स। या तो वो n1 होगा या वो n2 होगा या n3 होगा। स्टूडेंट्स, तो ये जो एग्जांपल 6 का फ्लो चार्ट है, एल्गोरिथम हमने डिस्कस कर लिया है। उस एल्गोरिथम को देखते हुए आपने फ्लो चार्ट बनाना है। ये आपका होम टास्क है, ये आपका होम असेसमेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में ये 1 बाय 1 इंडिविजुअल स्टूडेंट की असेसमेंट चेक की जाएगी और ये जो असेसमेंट है आपकी हैंड रिटन है। जी स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आपकी नेक्स्ट एग्जांपल 7 है। एग्जांपल 7 के अंदर भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी गई है। आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, उसके अगेंस्ट तमाम इंफॉर्मेशन ये बता दी गई है, ये तमाम कंडीशंस बता दी गई हैं। ठीक है, आपने इन कंडीशंस को देखते हुए सबसे पहले इसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है। एल्गोरिथम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, उसके स्टेप्स बता दिए हैं। इसमें नेस्टेड इफ यूज हो रहा है, इफ देन एल्स स्ट्रक्चर, वो आप देख लें। और इसमें अगर कोई चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्लियर नहीं हो रही, तो ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन आप मुझसे क्वेश्चनिंग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फर्दर आपकी क्यूरी होगी, कन्फ्यूजन होगी, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एल्गोरिथम मैंने बता दिया है। इस एल्गोरिथम का भी जो फ्लो चार्ट है वो आपका होम असेसमेंट है, आपका होम टास्क है। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपका ये टास्क चेक किया जाएगा। ठीक है, ओके जी। लास्ट स्लाइड इज प्रॉब्लम डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, जब हम लोग प्रॉब्लम डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें हमारी डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो है हमारी डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग प्रॉब्लम। ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। डिफाइन करने का क्या मतलब है कि हम अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे और उसके बाद हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। सेकंड स्टेज के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हमें प्रॉब्लम दे दी जाएगी तो प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग अब क्या करेंगे, एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज के अंदर हमारा जो एल्गोरिथम है वो एक पार्ट है उसका। थर्ड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग और राइटिंग द प्रोग्राम। ठीक है, जब हमने एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लिया तो अब हम उसको रिफाइन करते हुए क्या है, उसका कोड लिख रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। फोर्थ स्टेज पे हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोग्राम उस कोड को टेस्ट करेंगे और लास्ट में हम लोग क्या है, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन, मींस हम लोग अब इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। टेस्टिंग हो चुकी है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अब हम उसको डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो आई होप सो आज का जो टॉपिक है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। हमने आज इस टॉपिक को बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया है। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स को देखा 1 बाय 1। फर्दर अगर आपको कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज वेलकम। और कोई भी आपको इशू होता है तो आप ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन, ड्यूरिंग MS टीम और आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम के ऊपर आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल के थ्रू आप लोग मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको दिए गए हैं जिस पे आपको
ईज़िली अवेलेबल हो, आप मुझे क्यूरी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होता है। आप लोग सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।